आपके मेहनत का पैसा सरकार कहाँ वेस्ट करती है? आपके टैक्स का पैसा नेता लोग कहाँ उड़ाते हैं? इतने सारे अमीर लोग होने के बावजूद भारत में इतनी गरीबी क्यों है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आई एम श्योर कभी न कभी ये सारे सवाल आपके दिमाग में आए ही होंगे, लेकिन अब देश का हर इंसान इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़कर। ये है हमारे भारत का बजट। ये हमारे इकोनॉमी के लिए साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, लेकिन हम में से कई लोगों को बजट कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि हमें स्कूल में ये सिखाया ही नहीं गया। चलिए आज बजट को आसान बनाते हैं, समझते हैं कि भारत में बजट बनता कैसे है और इससे हमें क्या और क्यों फर्क पड़ता है। चैप्टर 1 बजट बनता कैसे है। बेसिकली बजट के 3 पॉइंट्स होते हैं। भारत कितना पैसा कमाने वाला है, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है और आने वाले साल अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक हमारा फोकस कहाँ होने वाला है। भारत को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस 3 पॉइंट को याद रखिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देंगे। ये सवाल लगते सिंपल है, लेकिन इसका जवाब प्रिपेयर करने में 6 महीने लगते हैं। इस साल के बजट का काम पिछले साल अगस्त में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर एक सर्कुलर निकालती है और बाकी सारे मिनिस्ट्री को एक एस्टिमेट देने के लिए कहती है कि आने वाले सालों में आपको कितने पैसे लगेंगे। ये सारी मिनिस्ट्रीज अप्रैल से लेकर अगस्त तक का अपना खर्च देखती है। उसमें आने वाले सालों में होने वाले एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में लगने वाला पैसा को ऐड करते हैं और ये एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर भी एक एस्टिमेट निकालती है कि अगले साल जीडीपी कितना ग्रो होना चाहिए। फिर ये 2 फिगर्स टॉप ऑफिसर तक पहुंचाया जाता है और अप्रूवल मिलने के बाद बजट को बनाने का काम शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस 1 महीने में भी निपटाया जा सकता है, लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग स्टेक होल्डर को कंसल्ट करती है, जैसे कि बिजनेस, ट्रेड बॉडीज, फार्मर यूनियंस एक्सेट्रा। वो उनकी सजेशन को कंसिडर करते हैं और फिर फाइनल बजट बनता है। सबसे आखिर में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करके एक फाइनल बजट बनाते हैं और ये बजट डॉक्यूमेंट फाइनल होने के बाद हलवा बनाते हैं, लिटरली हलवा बनाते हैं। और ये हलवा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डॉक्यूमेंट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है और उससे पहले कॉन्फिडेंशियल होता है। सोचिए अगर देश का पूरा पैसा कहाँ स्पेंड होने वाला है, ये खबर अगर मार्केट में फैल गई तो मार्केट में लोग उन्हीं एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उन्हें प्रॉफिट का चांस ज्यादा दिखेगा। मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन लीक होना देश के लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए जिन लोगों ने बजट पे काम किया है उस डिपार्टमेंट को लॉक कर दिया जाता है और एक बार बजट प्रेजेंट हो जाए फिर उन्हें बाहर निकालने की परमिशन मिलती है। चैप्टर 2 बजट प्रेजेंट कैसे होता है। हर साल 1 फरवरी को बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन उससे एक दिन पहले भारत की इकोनॉमी में हो क्या रहा है, पिछले साल भारत की इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, ये बातें इकोनॉमिक सर्वे में लोगों के सामने रखी जाती है। जहाँ पिछले साल इन्फ्लेशन कितना हुआ, फॉरेन ट्रेड के फिगर्स क्या थे, हमने कितना लोन लिया, ये बातें लोगों को बताई जाती है। और ये इकोनॉमिक सर्वे आप इस वेबसाइट में एक्सेस कर सकते हैं। 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करती है। इस बजट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बजट स्पीच और अनाउंसमेंट और दूसरा पार्ट होता है अकाउंट्स अनाउंसमेंट। अकाउंट्स अनाउंसमेंट में भारत का रोड मैप अनाउंस होता है। ये एक जनरल डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में भारत की पॉलिसी बनी। 2 टाइप के अनाउंसमेंट होते हैं, एक होता है जनरल और दूसरा होता है स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर भारत के सारे गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लगाने का वादा किया गया। भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू ब्रॉडबैंड केबल कलेक्शन बिछाने की शुरुआत हो चुकी है और भारत चाहता है कि 2025 तक हर गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट केबल पहुँच जाए। भारत सोलर पावर में एक लीडर बनना चाहता है और 2030 तक 280 गीगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी से बनाना चाहता है। इसलिए भारत 19,500 करोड़ लास्ट ईयर के बजट में एडिशनली अलॉट किए। बजट प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट में हम अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं और यही वो हिस्सा है जिस पर हम सबकी नजर होती है। क्या टैक्स कम हुए, क्या हमें टैक्स बचाने के और तरीके मिले, ये सारे डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच में होता है। चैप्टर 1 में हमने 2 काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे कि भारत कितना पैसा कमाने वाला है और भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है। इन 2 सवालों का इम्पैक्ट आप पर और मुझ पर होता है क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे टैक्सेस बनते हैं। अकाउंट्स में हमारे इन्हीं सवालों पर बेस्ड 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पॉइंट्स को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को क्विकली क्लियर कर लेते हैं कि कैपिटल एंड रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ा नहीं होगा तो शायद ये टर्म सुनने में आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक्चुअली ये टर्म काफी सिंपल है। कैपिटल यानी वन टाइम, फिर वो कैपिटल एक्सपेंड होगा या तो कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो कैपिटल रिसिप्ट, सपोज मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है तो एयरपोर्ट बनाने के लिए होने वाला खर्च एक ही बार होगा, राइट, तो वो कैपिटल एक्सपेंस होगा। सिमिलरली अगर जैसे पाकिस्तान IMF बिल आउट ले रहा है वैसे ही लोन लेते हैं तो लोन एक ही बार आएगा, ऐसा तो नहीं कि हर साल लोन आते ही जाएगा, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। इसी का अपोजिट होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू यदि रिक्वायरिंग इलेक्ट्रिक बिल हर महीने भरना पड़ता है, पिछले महीने का बिल भर दिया लेकिन फिर भी इस महीने का नया बिल आने वाला है, वैसे ही गवर्नमेंट के वो सारे एक्सपेंसेस जो कि एक रिक्वायरिंग बेस पर होने वाला है वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैलरी। सिमिलरली हर साल सरकार टैक्स के तौर पर पैसे कमाती है, ये उनके लिए रिक्वायरिंग इनकम है यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं वापस इन 3 पॉइंट्स पर।
नंबर रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसिप्ट बजट में एक पूरी की पूरी लिस्ट निकलती है कि आने वाले सालों में देश को कितना पैसा कहां से आना चाहिए। इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम, फीस, पेनल्टीज, लोन और ग्रांट्स भी शामिल है। अब एक सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए और खुद से पूछिए कि इसमें कैपिटल रिसिप्ट कौन है और रेवेन्यू रिसिप्ट कौन है। चलो मैं बताता हूँ। पहले के 3 रेवेन्यू रिसिप्ट और लास्ट वाली कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड पॉइंट एक्सपेंडिचर बजट, जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में पैसे कहाँ खर्च होने वाला है इसका प्लान प्रेजेंट होता है। ये आप यहाँ इस वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में ये प्रेजेंट होता है कि किस मिनिस्ट्री ने किस काम के लिए कितने पैसे मांगे। मिनिस्ट्री ऑफ कस्टमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों को 1 या 2 रुपए में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करती है और ये अनाज एमएसपी पर खरीदा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 1 या 2 रुपए में होता है। यानी टैक्स पेयर्स का पैसा 2 बार खर्च होता है। अगले साल में गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देगी। इस मिनिस्ट्री ने इस साल 2,30,000 करोड़ मांगे और 2,05,000 करोड़ अलॉट किए गए। भारत में पैसा लिमिटेड होता है तो हर मिनिस्ट्री में एक कंपटीशन रहता है कि कितना पैसा कहाँ अलॉट होना चाहिए। अब तक आपने समझा कि बजट होता क्या है। इस बजट के सारे टैक्स अनाउंसमेंट पे फाइनेंशियल बिल बनता है और ये बिल पार्लियामेंट में पास होने पर एक्ट बनता है। सरकार पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर आपका पैसा यूज नहीं कर सकती। सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है जो उन्हें एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू मिलता है। इस बिल से पैसे हर एक मिनिस्ट्री को दी जाती है। चैप्टर 3 बजट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम हमेशा सोचते हैं कि अरे मैं तो टैक्स पे करता हूँ, इनकम टैक्स भी पे करता हूँ और जीएसटी भी पे करता हूँ, तो इस पैसे का होता क्या है, अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनती, प्रॉब्लम फिक्स क्यों नहीं होते। ये समझने के लिए बजट एक एक्सीलेंट सोर्स होता है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। भारत एक डिफिशिएंट बजट बनाता है, यानी हमारे एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज्यादा है और ये गैप सरकार लोन लेकर फिल करती है और इस लोन पर हर साल हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी इतना सारा टैक्स देने के बाद भी भारत के पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं होता। चैप्टर 4 हमारा पैसा जाता कहाँ है। चलिए इस बजट को जरा गौर से देखते हैं और समझते हैं कि हमारे मेहनत का पैसा जाता कहाँ है। चलिए यूनियन बजट्स के अकाउंट्स को देखते हैं, यानी रिसिप्ट बजट को देखते हैं। अगले 1 साल में हम कितना पैसा कमाने वाले हैं। एज पर द रिसिप्ट बजट हमने टैक्सेस के थ्रू 33 लाख करोड़ कमाए। इसमें से 10 लाख करोड़ स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि स्टेट्स अपने अलग अलग प्रोजेक्ट कर पाए। कुल मिलाकर सेंटर के पास टैक्स 23 लाख करोड़ आएंगे, ऐसा केंद्र सरकार एस्टिमेट करती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 3 लाख करोड़ है, तो इन टोटल रुपीज 26 लाख करोड़ खर्च कर सकते हैं। अब बजट में निर्मला मैम ने कहा कि हमारा एक्सपेंसेस 45 लाख करोड़ का होगा। इतना तो रेवेन्यू हमारे पास नहीं है, तो जो बच जाता है यानी 19 लाख करोड़ हम बोरो करेंगे। अब एक्सपेंडिचर बजट की ओर ध्यान देते हैं। सबसे हाईली एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है और इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट और लोन्स काफी हाई फिगर है, ₹1,79,000 करोड़। सेकंड नंबर पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विथ ₹5,93,000 करोड़। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इंक्लूड है। यहाँ पर कैपिटल आउटले मतलब वेपन अपग्रेड्स, न्यू इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा होते हैं। एंड अगर आप गौर करो तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हम डिफेंस पेंशन के तौर पर देते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कस्टमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो एमएसपी पे फूड ग्रांट प्रोक्योर करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में देती है। एक और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर जो कि हम फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी देते हैं, जो इस मिनिस्ट्री के ₹1,75,000 करोड़ रिफ्लेक्ट होता है। होम मिनिस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं, इसके अंडर सारे यूनियन टेरिटरीज एंड पुलिस आते हैं। तो आप देख सकते हो कि हर यूटी के लिए एक अमाउंट सैंक्शन किया गया है। इस बजट में 2 मिनिस्ट्री को काफी हाई एलोकेशन मिली है, वो है रोडवेज और रेलवेज। दोनों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हाई एलोकेशन मिली है। वन गुड थिंग अबाउट दिस बजट कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें ज्यादा मिलता है एंड ओवरऑल लॉन्गर पीरियड मिलता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर ₹1 खर्च करने पर हमें 2.5 रुपीज रिटर्न में मिलते हैं। दैट्स व्हाई अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना कम हो सके उतना कम करना होगा। चैप्टर 5 कंक्लूजन। भारत का मेन प्रॉब्लम यही है कि भारत के टैक्स पेइंग बेस काफी छोटा है। जब बात टैक्स पे करने की होती है तो भारत दुनिया में 116th रैंक पर आता है। भारत में सिर्फ 2% लोग ही टैक्स पे करते हैं। ये नंबर चाइना में 15% और अमेरिका में 80% है। यही रीजन है कि ये देश फास्ट तरक्की कर रहे हैं और हमारे देश में कमाने वाले हाथ बहुत कम और खाने वाले मुंह बहुत ज्यादा। एज अ रिजल्ट हमें लोन लेना पड़ता है। ये लोन कहाँ से लेते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये हम किसी अगले वीडियो में जानेंगे।